हम लोग जैक द्वारा जारी अकाउंट सब्जेक्ट का मॉडल सेट 3 देखने जा रहे हैं। और फिर से हम आपको बता दें कि सेम 19 क्वेश्चन पूछा जाएगा जैसे कि प्रीवियस सेट में आपको बता दिया गया है। 19 क्वेश्चन में से फर्स्ट 1 से 7 तक जो क्वेश्चन होगा उसमें से केवल 5 का आंसर करना होगा। 1 से 7 तक जो क्वेश्चन होगा उसमें से केवल 5 का आंसर आपको करना है, जो कि 2 नंबर के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और इसमें हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करेंगे। बोलता है कि राइट 2 लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वित्तीय विवरण की 2 सीमाएं लिखिए। 2 लिमिटेशन क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का? तो पहला लिमिटेशन है विंडो ड्रेसिंग। इसको बोलते हैं दिखावटीपन। और दूसरा होता है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा। ऐतिहासिक आंकड़ों पर आधारित। अब समझिए इसको, हिस्टोरिकल डाटा के ऊपर बेस्ड होने का मतलब है कि पूरा हम लोगों का जो एनालिसिस है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, वो प्रीवियस डाटा के ऊपर बेस्ड होता है। अब सोचिए कि अगर जूनियर अकाउंटेंट कोई गलती कर दिया अकाउंटिंग में, प्रीवियस डेटा का मतलब है जो पहले से अकाउंटेंट हमारे पास अकाउंटिंग करके भेजा, अगर अकाउंटेंट कोई मिस्टेक कर दिया अकाउंटिंग वर्क में, ट्रेडिंग बनाने में गलती कर दिया, प्रॉफिट लॉस बनाने में गलती कर दिया, या बैलेंस शीट बनाने में गलती कर दिया, तो वो गलत बना के दिया। अब आगे जो ऊपर बैठा हुआ ऑफिसर वो क्या करता है, नीचे जो रिपोर्ट होता है उसके आधार पर अपना है ना डिसीजन दे देता है। अब बताइए नीचे का रिपोर्ट अगर गलत बन गया तो डिसीजन भी तो गलत हो जाएगा। तो पहला डिमेरिट ये है, पहला लिमिटेशन ये है कि हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर बेस्ड होता है, कोई रिसर्च नहीं करता, जो डेटा नीचे से आता है बस उसी के आधार पर लोग डिसीजन दे देते हैं। अब एक डॉक्टर के सोचिए ना, अगर एनालिसिस कर रहा है तो बताओ, अगर एक्सरे करने वाला गलत रिपोर्ट दे दिया, एक्सरे करने वाला दैट मीन्स अकाउंटेंट, बिजनेस में अकाउंटेंट जो होता है वो एक्सरे करने वाले के समान है, और डॉक्टर जो है वहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट या डिसीजन मेकिंग बॉडी में बैठा हुआ है। तो बताइए क्या होगा? अगर नीचे से गलत इन्फॉर्मेशन आ रहा है, गलत ट्रेडिंग बन रहा है, गलत पीएल बन रहा है, तो ऊपर जो रिजल्ट दिए जा रहे हैं या ऊपर जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो डिसीजन कभी परफेक्ट नहीं होगा। इसलिए पहला लिमिटेशन है कि हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर बेस्ड रहता है। दूसरा है विंडो ड्रेसिंग। हम लोग जानबूझ के ज़्यादा दिखावा करते हैं। दिखावा क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर जितना दिखाएंगे, जितना फालतू का दिखाएंगे, फर्जी दिखाएंगे, कुछ लोग जानबूझ के दिखा देता है जो कि उसके साथ नहीं है। क्योंकि दिखाएंगे तो कस्टमर क्या हो गए, बताइए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बढ़ा दिया। कैसे बढ़ा दिया? तो फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल इंटू 100। वो निकाल दिया ग्रॉस प्रॉफिट बाय ग्रॉस सेल इंटू 100। अब ग्रॉस सेल के ऊपर ज़्यादा निकल गया। तो आप कहीं ना कहीं दिखावा कर रहे हैं। क्योंकि अगर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मेरा 40% अगर आ गया और हमने अपने प्रोस्पेक्टस में छपवा दिया 40%, तो जो पैसा लगाने वाले लोग हैं, जो इन्वेस्टर हैं, जो मेरी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं, वो देख लिया 40% ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, लगा दिया पैसा। वो कभी पता करने की कोशिश नहीं करता है कि कैसे 40% ये निकाला, किस बेस पर निकाला, कभी नहीं जाना चाहता। वो सिर्फ देखता है कि हमारा परसेंटेज 40 आ गया, 40% ग्रॉस प्रॉफिट, दैट मीन्स ये बिजनेस अच्छा है, इसमें पैसा लगा देना चाहिए। ये 2 डेंजरस चीज़ है, लिमिटेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का, जहाँ लोग फंस जाते हैं। नंबर 2 क्या लिखा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट मतलब तुलनात्मक आय विवरण से आप क्या समझते हैं? तो लिख सकते हैं कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, है ना। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट in which compare 2 years income and expenditure of same company यह एक ऐसा विवरण है जिसके द्वारा 2 वर्षों के
आय तथा व्यय का तुलना करके उसके संबंधों को बतलाया जाता है। ये रिलेशन शो करता है कंपेयर करके कि कितना आ रहा है। थर्ड क्या बोलता है कि व्हाट डज प्रोप्राइटरी रेशियो इंडिकेट, स्वामित्व अनुपात क्या सूचित करता है। प्रोप्राइटरी रेशियो क्या बताता है, तो प्रोप्राइटरी रेशियो क्या बताता है। अच्छा, इसका फॉर्मूला लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा। प्रोप्राइटरी रेशियो क्या बताता है, रिलेशन बिटवीन इक्विटी एंड टोटल एसेट। ये रिलेशन शो करता है इक्विटी एंड टोटल एसेट के बीच में। तो लिखते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो शो द रिलेशन बिटवीन इक्विटी एंड टोटल एसेट। यह अनुपात समता, जिसे अंशधारी बोलते हैं, तथा कुल संपत्ति के बीच संबंध को बताता है। ये शो करता है रिलेशन बिटवीन इक्विटी एंड टोटल एसेट। इक्विटी और टोटल एसेट के बीच रिलेशन बताने के लिए जिस रेशियो का इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा रेशियो है, प्रोप्राइटरी रेशियो। नंबर 4 एक्टिविटी रेशियो क्या होता है। एक्टिविटी रेशियो क्या होता है, एक्टिविटी के अंदर क्या करते हैं, इट शो द एक्टिविटी ऑफ each components such as sales, debtors, creditors, assets, etc. यह अनुपात बिक्री, देनदार, लेनदार, संपत्ति इत्यादि से संबंधित क्रियाओं को बतलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा। 5 में बोल रहा है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में कौन से लेखांकन मानक के अंदर आता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 आता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 लेखांकन मानक AS3 बोलते हैं। यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट किस लेखांकन मानक के अंदर आता है, तो आंसर है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट लेखांकन मानक 3 में आता है, AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। 6 में बोलता है व्हेन डज अ फ्लो ऑफ अराइज। बताओ फ्लो कब आएगा, फ्लो कब आएगा इसका, तो बोलता है कि रोकड़ प्रवाह कब उत्पन्न होता है। तो खुद सोचिए कि अगर इनफ्लो कब आएगा, कैश फ्लो कब होगा, जब मेरा इनफ्लो ज़्यादा होगा या आउटफ्लो ज़्यादा होगा, इनफ्लो ज़्यादा। तो इनफ्लो के कारण को भी लिख सकते हैं, या तो इनफ्लो माइनस आउटफ्लो कर सकते हैं, ठीक है। तो कैश फ्लो पता चलता है, तो कैश इनफ्लो पूछ रहा है ना, नहीं कैश फ्लो पूछ रहा है। तो कैश फ्लो कब हो सकता है, कैश फ्लो निकालने के लिए क्या करना होगा, कैश इनफ्लो माइनस कैश, ध्यान दीजिएगा, कैश इनफ्लो में अगर कैश आउटफ्लो निकल जाएगा तो क्या निकलेगा, कैश फ्लो। और कैश फ्लो कौन कौन से केस में आ सकता है, तो जब हम लोग एसेट बेचेंगे तो कैश फ्लो का मतलब क्या है, किस किस ट्रांजैक्शन से हमारे पास पैसा आएगा। जिससे आएगा उसको इनफ्लो बोलते हैं, और जिससे जाएगा उसको क्या बोलते हैं, आउटफ्लो। और इनफ्लो में आउटफ्लो को माइनस कर देंगे तो मेरे निकल जाएगा कैश फ्लो, कितना पैसा अपने पास आ रहा है। नेक्स्ट 7 नंबर में क्या बोला हुआ है,
बोलता है कि स्टेट एनी टू फीचर्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह विवरण की कोई दो विशेषता बताइए। तो याद रखना है फर्स्ट नंबर हम लोग लिखते हैं, फर्स्ट फीचर्स लिख रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का, क्या बोलता है, इट शो द, लिख सकते हैं इट शो द फ्लो ऑफ कैश, फ्लो ऑफ कैश, यह रोकड़ प्रवाह को बताता है, प्रवाह को बताता है। किस तरह का फ्लो ऑफ कैश, तो कैश इन फ्लो माइनस कैश इन फ्लो में आउट फ्लो माइनस कर देंगे तो फ्लो जो हमारा कैश का है वो बताता है। दूसरा क्या बताता है, इसके अंदर कितने एक्टिविटी होते हैं, इट कंटेन 3 एक्टिविटीज़। इसके अंतर्गत 3 क्रियाएं शामिल होती है। कौन कौन से एक्टिविटी आते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और थर्ड आता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। 3 एक्टिविटी इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। इसको लिखिए, फिर हम लोग चलते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, अब हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। अब हम लोग देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फिर हम आपको बता दें, एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से आपको केवल 5 का आंसर करना है। 7 में से 5 का आंसर, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन 3 नंबर का होगा तो 5 क्वेश्चन का आंसर करना है, तो 5 या 15 नंबर का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। देखिए क्या लिखा है, एक कंपनी के स्थिति विवरण में रिजर्व और सरप्लस हेड में यानी संचय और अधिशेष शीर्षक के अंतर्गत प्रस्तुत की जाने वाली किन्हीं 3 मदों का उल्लेख कीजिए। मेंशन एनी 3 आइटम दैट आर टू बी प्रेजेंटेड अंडर द हेडिंग ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। कंपनी के बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस हेड में कौन कौन से आइटम को दिखाते हैं वो आपको लिखना है। तो पहला आइटम होता है सिक्योरिटी प्रीमियम, ये सेट 2 में भी था, सिक्योरिटी प्रीमियम। सेकेंड होता है कैपिटल रिजर्व, और तीसरा होता है जनरल रिजर्व। जो बच्चे सेट 2 नहीं बनाए पहले सेट 2 बना लेंगे। सेट 2 में भी सेम क्वेश्चन आपका मैच करता है। नीचे क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाना है। अगर आप लोग सेट 2 बनाए तो सेट 2 में भी देखिएगा सेम कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट था, सिर्फ आपका डेटा अलग है, वो भी परसेंटेज अलग है। तो चलिए कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं। कॉम्परेटिव इनकम दो साल का कौन कौन सा है, 20-21, यहाँ आता है एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज की जगह इंक्रीज और डिक्रीज लिखिए, ज़्यादा बेटर होगा। इंक्रीज और डिक्रीज, और यहाँ होगा परसेंटेज। सबसे पहले हम लोग आइटम लिखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखें तो 10 लाख से कितना हो रहा है, 10 लाख से 20 लाख हो रहा है। तो चेंज कितना हो रहा है, यहाँ हम लोग लिखते हैं चेंज इंक्रीज और डिक्रीज। तो 10 लाख से 20 लाख तो कितना चेंज होगा, 10 लाख। अब परसेंटेज निकालने का बहुत आसान तरीका है, कैसे निकालते हैं, हाँ जो चेंज होगा तो 10 लाख बटा 10 लाख, 10 लाख में 10 लाख से डिवाइड करेंगे, इंटू 100 कर देंगे। यानी सिस्टम क्या है, सिस्टम में इंक्रीज डिक्रीज डिवाइडेड बाई 20। तो 10 लाख और बाई 10 लाख इंटू क्या होगा, कोई दिक्कत किसी को, निकाल लीजिएगा यहाँ पे। अब नंबर 2 अदर इनकम है या अदर एक्सपेंसेज है, अदर इनकम इसमें जोड़ते हैं। अब देखो अदर इनकम लिखा हुआ है परसेंटेज में, किसका परसेंट है तो वो भी लिखा है,
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 10%, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये 10 लाख का, उसका 10% कितना होता है 1 लाख, और इसका 20 लाख का 15% 3 लाख। तो चेंज कितना हो रहा है, परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 2 लाख बाई 1 लाख इंटू क्या होगा, फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान दीजिए कैसे निकालेंगे। पहले 1 लाख था, 3 लाख हो गया तो बढ़ा कितना 2 लाख, और बोलता है 2 लाख बटा 1 लाख, यानी बेस ये चेंज बटा बेस इंटू 100 करना, हमेशा याद रखना। इस ये कॉलम का अमाउंट डिवाइडेड बाई ये कॉलम का अमाउंट इंटू 100 कर देंगे तो बन जाएगा, कोई दिक्कत है। अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, टोटल रेवेन्यू। कोई दिक्कत है, कितना आ गया ये, और ये कितना आता है, किसी को कोई दिक्कत। अब हम लोग इसमें माइनस करेंगे एक्सपेंसेज, तो टोटल एक्सपेंसेस को यहाँ माइनस कर दीजिए। अब एक्सपेंसेज भी बोला है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 50% खर्चा है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 10 लाख का 50% कितना होता है 5 लाख। तो इस कॉलम को बंद नहीं करते, एक ही खर्च है इसलिए बंद नहीं कर रहे। तो ये हो गया 5 लाख, और इसका कितना परसेंट खर्चा है 60%, तो 20 लाख का 60% कितना होता है 12 लाख। तो खर्च सर 5 लाख से 12 लाख हो जा रहा है, इसका मतलब कितना बढ़ रहा है 7 लाख। परसेंटेज कैसे निकलेगा 7 लाख बटा 5 लाख इंटू क्या होगा, निकल जाएगा। और इसका अगर निकालना चाहें तो ये भी निकाल सकते हैं, कितना बढ़ रहा है 12 लाख होगा, तो होगा 12 लाख बटा 11 लाख इंटू क्या होगा। अब बताइए इसमें क्या निकलेगा, टैक्स आपके पास है क्वेश्चन में, नहीं है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कर देते हैं, क्योंकि टैक्स नहीं तो इसी को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोल देते हैं। तो बताओ ये घटेगा ना, ये ब्रैकेट आइटम है, तो 11 में 5 गया तो 6 लाख, और 23 में 12 गया तो 11 लाख, तो बढ़ेगा कितना चेंज हो रहा है 5 लाख। अब परसेंटेज कैसे निकलेगा 5 लाख बटा 6 लाख इंटू क्या होगा। किसी को कोई दिक्कत है, ये कॉम्परेटिव स्टेटमेंट बना लिए हम लोग 2 साल का किसी बिजनेस का। अब हम लोग को बनाना है कॉमन साइज स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो चलिए कॉमन साइज स्टेटमेंट हम लोग बना लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट। देखिए कॉमन साइज स्टेटमेंट के लिए 2 साल का डेटा होना ज़रूरी नहीं है, वहाँ 1 साल के डेटा से ही काम चलता है। तो यहाँ ईयर लिखेंगे, कौन सा ईयर दिया है, सबसे पहले वही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 50 लाख ना, 50 लाख। और उसके बाद 2 खर्च है, 2 खर्च है आपका। तो पहले ध्यान दीजिए इसका परसेंटेज कैसे निकलता है, तो इसका परसेंटेज बोलता है आइटम, आइटम कौन सा है 50 लाख बाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वो भी 50 लाख है, इंटू क्या होगा 100, यानी पहला हमेशा इसमें 100% होगा। कितना परसेंट आएगा 100%। अब दूसरा इसमें खर्च ना घटेगा, तो एक्सपेंसेस को जोड़ दीजिए, पहले इसको रहने दीजिए 50 लाख करके, और पहले खर्चा जोड़िए। एक्सपेंसेज में कौन कौन है, हाँ एम्प्लॉय एक्सपेंसेज है, और दूसरा है अदर एक्सपेंसेस। तो एम्प्लॉय का खर्च कितना है 20 लाख और 5 लाख, 20 लाख और कितना है। अब परसेंटेज कैसे निकलेगा, यहाँ देखिए बोलता आइटम डिवाइडेड बाय नेट सेल, आइटम कितना है 20 लाख, और बटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है इंटू, तो निकल जाएगा कितना निकलेगा ये 40%। इसका कितना आएगा 5 लाख बटा 50 लाख इंटू क्या होगा 10%। अब देखिए टोटल खर्च निकाल लीजिए, कितना आता है 25 लाख। अब ये देखो ये निकल गया टोटल
इनकम, और ये निकल गया टोटल एक्सपेंसेस। अगर हम टोटल इनकम को ए मान ले या टोटल एक्सपेंसेस को बी मान ले तो अब हमको निकालना है प्रॉफिट बिफोर, नहीं टैक्स भी नहीं यहाँ पे दिया हुआ है, टैक्स है नहीं तो सीधा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कर देते हैं। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकलेगा, ए माइनस बी। तो ए में हमारा 50 लाख में 25 लाख बचेगा, घटेगा तो बचेगा कितना 25। परसेंटेज कैसे होगा 25 लाख बटा 50 लाख इंटू, क्यों दिक्कत है, कितना परसेंट आता है, ये तरीका है कॉमन साइज बनाने का। दोनों में अंतर क्या है, तो कॉम्परेटिव में 2 साल का डेटा रहेगा उसको कंपेयर करेंगे, और कॉमन साइज में ऐसा नहीं। कॉमन साइज में सब में नीचे देखो 50 लाख है फिक्स है, देखिए तो इसमें ध्यान दीजिएगा अंतर क्या है। सो इसमें सब में नीचे में एक सेम संख्या नहीं है, देखो तो सब में अलग अलग है। इसमें 10 लाख है, इसमें 1 लाख है, इसमें 11 लाख है, इसमें 5 लाख है, इसमें 6 लाख है, यही अंतर है। और यहाँ पे सब में नीचे सेम होगा, देखो 50 लाख 50 लाख 50 लाख 50 लाख। नाम क्या है इसका, देखो तो कॉमन मतलब एक जैसा, साइज मतलब संख्या, सब में एक जैसा संख्या है नीचे और इसमें सब में है, तो कॉम्परेटिव और कॉमन में यही अंतर है, और इसलिए हम लोग को इसका डेटा ज़्यादा एक्यूरेट मानते हैं हम लोग। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में क्या निकालना है आपको, अकाउंटिंग रेशियो का क्वेश्चन दिया हुआ है। 11 नंबर क्वेश्चन, क्विक रेशियो दिया हुआ है 1.5:1, करेंट एसेट दिया हुआ 1 लाख, करेंट लायबिलिटी दिया है 40,000। अब पूछ रहा है स्टॉक बताइए। तो आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए कि स्टॉक बुक का फॉर्मूला क्या होता है। पहले स्टॉक का फॉर्मूला देखिए, स्टॉक का फॉर्मूला होगा स्टॉक इक्वल टू CA माइनस QA, करेंट एसेट माइनस क्विक एसेट। अब आपको करेंट एसेट तो दिया हुआ है, क्विक एसेट निकालना है। तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं क्विक एसेट का फॉर्मूला क्या होता है। क्विक एसेट बराबर क्या बताए थे, आप ऐसे निकाल सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्विक रेशियो बराबर क्या होता है, क्विक एसेट बाई करेंट लायबिलिटी होता है ना। तो इससे बताइए हमको क्विक एसेट ना निकालना है तो क्रॉस कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, तो क्विक एसेट बराबर है क्विक रेशियो इंटू करेंट लायबिलिटी होगा। कैसे बना फॉर्मूला समझ आ गया। अब बताइए क्विक रेशियो कितना है 1.5, करेंट लायबिलिटी कितना है 40,000, तो 1.5:40,000, तो ये कितना आ गया 60,000। अब बताओ क्विक एसेट मिल गया और करेंट एसेट तो ऑलरेडी दिया हुआ 1 लाख, तो 1 लाख में 60,000 माइनस हो जाएगा तो स्टॉक कितना आ जाएगा। ये है स्टॉक निकालने का तरीका, जो कि हम लोगों को 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये सारे 3 नंबर के क्वेश्चन हैं जो आपको बनाने, एक बार बनाइए और 3 नंबर अपने पास लाइए। कोई दिक्कत है, इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग 12 के बाद 11 के बाद 12-13 बनाते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा, बोलता है कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, उससे ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है। तो पहले लिख लीजिए ऑपरेटिंग रेशियो बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल टू होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाई नेट सेल्स इंटू 100। देखिए अपने पास सब दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपके पास है 4,60,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी है 40,000, और नेट सेल निकालने के लिए क्या करना होता है, सेल्स में सेल्स रिटर्न को माइनस कर देना होता है। सेल्स में सेल्स रिटर्न अगर माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा नेट सेल्स। तो देखिए सेल्स हमारा 6,40,000 और रिटर्न है 40,000, तो नेट सेल कितना हो गया। अगर दिक्कत है तो यहाँ पे दिखा दो, एक स्टेप तुमको और करना ही है। 40,000 का रिटर्न माइनस कर देंगे और इंटू क्या करेंगे, चलिए बताइए कितना आ रहा है, ऊपर में 5 लाख और नीचे आ जाएगा 6 लाख, इंटू 100 कर देंगे तो निकल जाएगा कितना, 0 से 0 कटेगा, अब ये पॉइंट में आ जाएगा ना। 500/6 कितना आता है, 8×48 2 20 6 18, लगभग 33% आएगा। 83.33% हमारा निकलेगा ऑपरेटिंग रेशियो। 13 नंबर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बिफोर बोला है कि कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है। याद कीजिए आप लोगों को बताए थे
सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए आपके पास आफ्टर टैक्स का नेट प्रॉफिट होना चाहिए ना। तो देखिए नेट प्रॉफिट दिया हुआ आफ्टर टैक्स कुछ नहीं है, नेट प्रॉफिट खाली लिखा है। तो देखिए पहले पीएल लिखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पीएल कितना है, 3 लाख था और 4,50,000 हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है, 3 लाख से 4,50 हो रहा है, तो बढ़ कितना रहा है, तो 1,50,000 पीएल हो गया, हाँ या नहीं। बिफोर टैक्स है, इसमें डेप्रिसिएशन वगैरह मत जोड़ दीजिएगा। बिफोर टैक्स में डेप्रिसिएशन नहीं जुड़ता है, रिजर्व जोड़ते थे, इंटरिम डिविडेंड जोड़ते थे, डिविडेंड पेड जोड़ते हैं, ठीक है, प्रपोज डिविडेंड जिसको बोलते हैं। तो पढ़ते जाइए क्या क्या है। रिजर्व है, यहाँ पे रिजर्व जोड़ते हैं, लिखेंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, देखो बढ़ रहा होगा। GR का मतलब जनरल रिजर्व, कितना बढ़ रहा है, 20,000 बढ़ रहा है। उसके बाद प्रपोज डिविडेंड है 80,000 और 1 लाख। तो ध्यान दीजिएगा कि जब भी प्रपोज डिविडेंड नीचे दिया रहता है, एडजस्टमेंट में दिया रहता है, तो नियम ये कहता है कि ओपनिंग को जोड़ेंगे और क्लोजिंग को माइनस करेंगे। ओपनिंग को हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जोड़ेंगे और क्लोजिंग को फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस करेंगे। फिर से रिपीट करें, डिविडेंड प्रपोज डिविडेंड अगर आपके बैलेंस शीट के नीचे दिया है या इन्फॉर्मेशन के नीचे एडजस्टमेंट में दिया है, तो बोलता है ओपनिंग जो डिविडेंड होगा, प्रपोज डिविडेंड होगा, उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जोड़ेंगे और क्लोजिंग जो डिविडेंड होगा उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस करेंगे। 80,000 को यहाँ जोड़ेंगे और 1 लाख को क्या करेंगे, माइनस। लेकिन अब हम लोगों को क्या निकालना है, बिफोर टैक्स। यहाँ तो ऑपरेटिंग बिल बनाना नहीं है, तो नहीं बनाना है तो हम लोग यहाँ जोड़ेंगे जरूर, क्योंकि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में प्रपोज डिविडेंड आता है ना, तो यहाँ जोड़ेंगे। लेकिन फाइनेंसिंग में घटाने का टेंशन नहीं है, क्योंकि अब अपने को निकालना है तो निकाल दीजिए। प्रपोज डिविडेंड कौन सा जोड़ेंगे, ओपनिंग वाला। कौन सा जोड़ेंगे, ओपनिंग। तो ओपनिंग कितना है, 80,000। और सबसे लास्ट है इंटरिम डिविडेंड। बताओ इंटरिम डिविडेंड क्या होता है। इंटरिम डिविडेंड भी हमारा ऐड होता है बिफोर टैक्स निकाले में। कितना है, 20। कितना आ गया जोड़ के, 250, 2,70,000। ये क्या निकल गया मेरा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसी के लिए हम लोग पूरा कैश फ्लो में परेशान होते रहते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंटरिम डिविडेंड का मतलब होता है अंतरिम लाभांश। अब हिंदी होता है अंतरिम। चलिए अब इसका मीनिंग जाने। तो एक कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है ना, तो साल के लास्ट में एक डिविडेंड देती है, जिसको फाइनल डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइनल डिविडेंड। और कंपनी बीच में, कभी कभी बीच में डिविडेंड दे देती है। बीच में डिविडेंड देने का मतलब ये होता है कि कंपनी को पता नहीं है कि वो प्रॉफिट कमाएगी कि लॉस कमाएगी, क्योंकि पता कब चलेगा, 1 साल के बाद। तो जब कंपनी को पता ही नहीं है कि वो प्रॉफिट कमाएगी कि लॉस कमाएगी, उसके बावजूद उसने बीच में किसी महीने में ये डिक्लेयर कर दिया कि हम अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देंगे, जब ये पता भी नहीं उसको कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, फिर भी अगर वो डिविडेंड डिक्लेयर कर दे, तो बीच में अगर कोई डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो कौन सा डिविडेंड होता है, इंटरिम डिविडेंड। याद रहेगा, जो डिविडेंड बीच में मिल जाए, साल के बीच में मिल जाए, उसको कौन सा डिविडेंड बोलेंगे, इंटरिम डिविडेंड। और जो साल के लास्ट में मिलता है उसको फाइनल डिविडेंड, जिसको प्रपोज डिविडेंड बोले। ये देखो, प्रपोज का मतलब प्रस्तावित है कि आपको मिलेगा, प्रस्तावित है कि आपको मिलेगा, आज मिले या कल मिले, कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, आपको देगी। लेकिन जो डिविडेंड बीच में मिल जाता है उसको कौन सा डिविडेंड बोलते हैं, इंटरिम डिविडेंड। तो चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना है ना। चलिए हम लोग कैश फ्लो का ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कैश फ्लो फ्रॉम सबसे पहले हमारे पास क्या दिया, नेट लॉस। नेट लॉस कितने का लॉस है, लॉस को हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे। ऊपर में देखिए हमारे पास डेप्रिसिएशन वगैरह कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग इसी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं ना। कुछ नहीं दिया है तो ये क्या बन जाएगा, ऑपरेटिंग लॉस। यहाँ क्या लिखेंगे, ऑपरेटिंग लॉस बिफोर वर्किंग कैपिटल। और इसमें क्या ऐड करते हैं, डिक्रीज इन करेंट एसेट एंड इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी। और लेस करेंगे
इंक्रीज इन करेंट एसेट एंड डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी। अब पढ़ते जाइए कौन करेंट एसेट है, कौन करेंट लायबिलिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है। शुरू होइए। पहला है डेटर्स। बताओ डेटर्स हमारा करेंट एसेट है 20,000 से 15,000 घट रहा है ना। करेंट एसेट घटेगा तो लेस करेंगे, सॉरी ऐड करेंगे। डेटर हमारा कितना है 5,000। नेक्स्ट क्रेडिटर लायबिलिटी होता है और लायबिलिटी देखो घट रहा है 10,000 से कितना हो रहा है 8,000 और लायबिलिटी घटेगा तो लेस करेंगे क्रेडिटर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी कितना घट रहा है। बिल्स रिसीवेबल करेंट एसेट होता है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है। अब यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, 6,000 से 80,000 नहीं होना चाहिए 8,000 होना चाहिए। 6,000 से क्या होना चाहिए 8,000। वो 80,000 अगर है तो मिसप्रिंट किया हुआ है, तो अगर आप चाहेंगे तो 80,000 लेके भी बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। वैसे 8,000 होना चाहिए क्योंकि बिल्स रिसीवेबल इतना तेज़ी से नहीं बढ़ता है। डेटर इसका बढ़ रहा है स्लो, 5,000 का डेटर बढ़ रहा है, बिल बढ़ जाएगा 80,000 का, ये संभव नहीं। तो आप इसको सुधार लीजिएगा, 80,000 की जगह क्या लिखना है 8,000। तो 6,000 से अगर 8,000 बढ़ रहा है तो करेंट एसेट बढ़ रहा है। करेंट एसेट बढ़ेगा तो लेस करते हैं बिल्स रिसीवेबल कितना बढ़ रहा है 2,000। उसके नीचे है प्रीपेड एक्सपेंसेज, 8,000 से 7,000 घट रहा है ना, और करेंट एसेट घटेगा तो ऐड करते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेज कितना 1। इसको बाहर कीजिए 6,000। अब देखो 50,000 माइनस में, ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है माइनस, तो उसमें 6,000 घट जाएगा तो बचेगा 44,000 माइनस में। और ये भी देखो माइनस में 4,000 है, तो 4,000 माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा 48,000 माइनस में हो जाएगा। और माइनस वाला होता है कैश आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर। ये हम लोग देख लिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसको लिखिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से आपको केवल 3 का आंसर करना है और एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है। तो 3 आंसर करेंगे, एक क्वेश्चन 5 नंबर का, तो उस हिसाब से 15 नंबर आपका हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग बनाते हैं कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट 15 नंबर क्वेश्चन में। अच्छा बैलेंस शीट है, कॉम्परेटिव बैलेंस शीट। यहाँ देखेंगे इंक्रीज और डिक्रीज, और यहाँ बगल में लिखेंगे परसेंटेज। बैलेंस शीट जब भी बनाना हो तो पूरा बैलेंस शीट लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस के अनुसार। तो पहला आता है इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी। और इसमें जो पहला हेडिंग होता है वो होता है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। और शेयर होल्डर्स फंड में फर्स्ट आता है शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है आपके पास 25 लाख से 25 लाख। तो 25 लाख से अगर 25 लाख हो रहा है तो कोई चेंज नहीं, और कोई चेंज नहीं तो परसेंटेज नहीं। दूसरा बी रिजर्व एंड सरप्लस, देखिए कहीं होगा सीक्वेंस में लिखना है, क्वेश्चन में उल्टा पलटा दिया है। 5 लाख से तो कितना बढ़ रहा है, और परसेंटेज निकालने का तरीका क्या, चेंज बाय बेस। तो 1 लाख अब बटा 5 लाख और इंटू कितना आएगा। सेकेंड नॉन करेंट लायबिलिटी, और नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर देखिए क्या दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म लोन है। लॉन्ग टर्म लोन है 15 लाख से 15 लाख।
कोई चेंज नहीं, कोई रेशियो नहीं। उसके बाद आता है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी के अंदर अच्छा करंट लायबिलिटी डायरेक्ट दे दिया है 5 लाख से 5,50,000, 5 लाख से 5,50,000, तो चेंज कितना हो रहा है और रेशियो क्या होगा 50,000 बटा 5 लाख इंटू क्या होगा 10%। ये हो गया आपका इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड कंप्लीट। 25, 5, 30 और 20, 50। इसका कितना आता है 25 और 15, 40, 6, 46 और 5, 51,50,000। अब हम लोग चलते हैं एसेट साइड में। पहला होता है नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट में क्या क्या लेते हैं, फिक्स एसेट और करेंट एसेट। अब इसमें देखिए नॉन करेंट एसेट में पहला है फिक्स एसेट। फिक्स एसेट कितना है 30 लाख से 36 लाख, तो 6 लाख बढ़ रहा है ना, और परसेंटेज होगा 6 लाख 20%। बी आता है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कितना है 5 लाख से 5 लाख। ये भी ब्लैंक, ये भी ब्लैंक। उसके बाद लास्ट क्या बचा करेंट एसेट्स। करेंट एसेट अपने पास कितना है 15 से 10, 50। 15 लाख से 10 लाख, तो टोटल ही घट रहा है ना। ये 4,50,000 घट रहा है तो माइनस में दिखेगा, और यहाँ लिखेंगे 4,50,000 बाई 15 लाख इंटू 100, तो जो भी आएगा ब्रैकेट में आएगा, जो भी आएगा ब्रैकेट में। ये 4 0 से 4 0, 1 0 से 1 0, 15 तिया 45, 30% जो है डिक्रीज कर गया है। मतलब ऐसे करंट एसेट आपका घट जा रहा है। इसका टोटल करेंगे भी 50 लाख आना चाहिए, बैलेंस शीट है दोनों साइड बराबर होना चाहिए। इसका आना चाहिए 51,50,000। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप को क्वेश्चन का फर्स्ट कॉम्परेटिव स्टेटमेंट बनाना है। सेकेंड क्वेश्चन है 16 नंबर में, प्रिपेयर कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाना है। कॉमन साइज बैलेंस शीट के लिए क्या करते हैं हम लोग, सेम बैलेंस शीट बनेगा, बस परसेंटेज किसके आधार पर निकलेगा टोटल एसेट्स के आधार पर। तो क्वेश्चन में हम लोग 16 बनाते हैं। क्वेश्चन में क्या बनाते हैं 16। तो देखिए कॉमन साइज बैलेंस शीट कैसे बनेगा। कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज के लिए 2 साल का डेटा ज़रूरी नहीं है, 1 साल से भी बन सकता है। कौन सा साल का डेटा दिया है, और यहाँ है परसेंटेज, और ये यहाँ पार्टिकुलर लिखेंगे। अब आपको सबसे पहले बैलेंस शीट के फॉर्मेट में सजाना होगा, सारे आइटम को बैलेंस शीट के फॉर्मेट में सजाना होगा कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग इधर लिखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी, और सबसे पहला आता है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। और शेयर होल्डर्स फंड के अंदर फर्स्ट क्या आता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितना दिया हुआ है, दूसरा आता है रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस कितना है 1,25,000। उसके बाद आता है नॉन करेंट लायबिलिटी, नहीं है नॉन करेंट लायबिलिटी नहीं है तो भी यहाँ ब्लैंक मारिएगा। तीसरा आता है करेंट लायबिलिटी 75,000, लायबिलिटी साइड हो गया कंप्लीट। कितना आता है ये 5 लाख।
एसेट साइड में निकालते हैं। पहला क्या आता है, नॉन करेंट एसेट्स। इसके अंदर पहला आता है फिक्स एसेट। फिक्स एसेट है 2,50,000। इन्वेस्टमेंट में कुछ नहीं दिया रहता तो हम लोग नॉन करेंट ही मानेंगे, 1,20,000। उसके बाद क्या बचा, सिर्फ करेंट एसेट ना बचा है, दूसरा लिखे करेंट एसेट्स। करेंट एसेट कितना है, 1,00,000। दोनों साइड टोटल कर देंगे, 5,00,000 आना चाहिए। अब रहा बात परसेंटेज निकालने का, तो परसेंटेज जब भी निकलता है कॉम्परेटिव कॉमन साइज में तो टोटल ऑफ बैलेंस शीट के ऊपर निकलता है। तो बैलेंस शीट के टोटल के ऊपर निकालेंगे तो बैलेंस शीट का टोटल कितना है, 5,00,000। तो यहाँ लिखेंगे पहले एक करके सारे आइटम में 3,00,000 डिवाइडेड बाई 5,00,000 × 100 हो जाएगा। इसी तरह से एक करके सारे आइटम का निकालना होगा। सेकंड कैसे निकलेगा, 1,25,000 बटा 5,00,000 इंटू क्या होगा 100। उसी तरह से सारे आइटम का एक करके निकालिए। आइटम डिवाइडेड बाई 5,00,000, सब में 5,00,000 नीचे चला जाएगा, निकल सकता है। चलिए इसको बना लीजिए। तो अब हम लोग क्वेश्चन 17 देखते हैं क्या है। 17 में आपके पास दिया है डेटा टर्नओवर रेशियो। क्या होता है डेटा टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला, नेट क्रेडिट सेल बाई एवरेज डेटर। कैसे निकलेगा, देखिए आपके पास नेट क्रेडिट सेल कैसे निकलेगा, तो दोनों पहले कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। तो एवरेज डेटर निकालने के लिए अगर इस क्वेश्चन में डेटर अकाउंट बना दिया जाए ना तो सारा का सारा निकल जाएगा डेटर अकाउंट। और डेटर अकाउंट का नियम क्या होता है, फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, लेजर बना के भी निकाल सकते हैं। दोनों तरीके से आप चाहेंगे दोनों तरीके से बना सकते हैं। तो फार्मूला में ऐड लेस किसको करेंगे किसको नहीं करेंगे, उससे बेटर है कि उसका फॉर्मेट बना देते हैं डेटर अकाउंट का। तो डेटर हमारा एसेट्स होता है, और याद रखना है जिससे मेरा डेटर बढ़ेगा डेबिट साइड लिखेंगे और जिससे घटेगा क्रेडिट साइड लिखेंगे। देखते हैं क्या क्या है। ओपनिंग डेटर है, डेबिट साइड में जाएगा टू बैलेंस BD 30,000 का। क्रेडिट सेल डेबिट साइड जाएगा क्योंकि इससे भी मेरा डेटर बढ़ता है 2,50,000। कैश रिसीव अगर डेटर से करेंगे तो क्रेडिट साइड में जाएगा क्योंकि इससे घटेगा। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर 2,40,000। डिस्काउंट अलाउ करेंगे तो डेटर हमारा घटेगा, क्रेडिट साइड में जाएगा डिस्काउंट अलाउड। $20,000। उसके बाद गुड्स रिटर्न बाय डेटर, डेटर अगर गुड्स रिटर्न कर दे रहा है तो यहाँ पे जाएगा। इसे सेल्स रिटर्न के नाम से जानते हैं, सेल्स रिटर्न 5,100। अब इससे हम लोग निकालेंगे क्लोजिंग डेटर अपना। ओपनिंग डेटर अपने पास है तो टोटल करते ही हो गया 2,80,000। उठाकर इधर लाएंगे 2,80,000। 280 में यहाँ पे हमारा आंसर आएगा क्लोजिंग डेटर। कितना आएगा क्लोजिंग डेटर, तो इसको जोड़िए 2,40,000, 2,60 और 2,65,000 हो गया। इसका मतलब 14,900 हमारा क्लोजिंग डेटर आ गया। अब आपके पास देखिए सब कुछ यहाँ नज़र आ रहा है। एवरेज डेटर पहले निकाल लीजिए। एवरेज डेटर इक्वल टू होता है ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाई 2। ओपनिंग डेटर कितना है 30,000 और क्लोजिंग डेटर है 14,900 और उसको 2 से भाग दे देंगे तो आएगा 44,900 डिवाइडेड बाई 2 तो आता है 22,450। अब देखिए आपके पास नेट क्रेडिट सेल कैसे निकलेगा, तो क्रेडिट सेल अपने पास इतना है और उसमें रिटर्न कितना है 5,100 का। तो सेल्स में सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे तो निकल जाएगा नेट क्रेडिट सेल। नेट क्रेडिट सेल्स इक्वल टू होगा क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो क्रेडिट सेल अपने पास है 2,50,000 का और रिटर्न है 5,100 का, तो माइनस कर देंगे तो आएगा
2,44,900। अब हमारे पास नेट क्रेडिट सेल निकल गया और एवरेज निकल गया, तो नेट क्रेडिट सेल हो गया 2,44,900 और डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर हमारा हो गया 22,450 का। इसको डिवाइड करके निकाल लीजिएगा कितना, जो भी आंसर आएगा टाइम्स में आएगा, जो भी आंसर आएगा टाइम्स में आएगा। कितना टाइम्स आ रहा है DTR, डेटा टर्नओवर रेशियो। अब 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग को बनाना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 18 बनाना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एक करके देखेंगे कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कहाँ से पैसा आ रहा है। तो देखिए ज़मीन खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं दोनों, तो एक करके पहले सेल का हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, देखिए भूमि बेच भी रहे हैं, आपके क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, निवेश क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए। तो लैंड के बगल में ऊपर में लिखा है परचेज और सोल्ड, यानी 5 लाख का ज़मीन खरीद रहे हैं और 1 लाख का बेच रहे हैं। इन्वेस्टमेंट 2,20,000 का खरीद रहे हैं, 1,20,000 का बेच रहे हैं। मशीनरी 3 लाख का खरीद रहे हैं, 2 लाख का बेच रहे हैं। पेटेंट कुछ नहीं खरीद रहे लेकिन बेच रहे हैं 50,000 का। तो खरीदने और बेचने का दोनों दिया हुआ है, तो हम लोग एक साथ लिखेंगे। पहले इनकम सारा लिख लेते हैं फिर खर्चा लिखते हैं। तो पहले सारा सेल का लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखे सेल ऑफ लैंड, ज़मीन हम लोग बेच रहे कितने का, 1 लाख का, तो बेचेंगे तो पैसा आएगा ना। उसके बाद है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने का, 1,20,000 का। उसके बाद क्या है सेल ऑफ मशीनरी, दो लाख का। और लास्ट है सेल ऑफ पेटेंट्स, 50,000 का। इतना सारा सेल है। उसके साथ नीचे देखिए लिखा है डिविडेंड इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो इंटरेस्ट रिसीव भी हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाता है, इनकम है। इंटरेस्ट रिसीव्ड है 10,000 और डिविडेंड रिसीव्ड भी अपने पास दिया है 15,000। ये टोटल इनकम है, इसमें हम लोग खर्च माइनस करेंगे। तो अगर आप चाहेंगे तो इसको जोड़ सकते हैं, नहीं तो यहीं से हम लोग पेमेंट शुरू करते हैं। देखिए परचेज ऑफ लैंड, ज़मीन खरीद रहे हैं ना, परचेज ऑफ लैंड ज़मीन खरीदेंगे तो पैसा जाएगा 5 लाख का, माइनस में लिखेंगे। उसके बाद है परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, $2,20,000 का, ब्रैकेट में लिखेंगे। और लास्ट है परचेज ऑफ मशीनरी, $3 लाख का। अब यहाँ पे प्लस और माइनस करके देखेंगे कि मेरा प्लस में ज़्यादा आ रहा है या माइनस में ज़्यादा आ रहा है। तो माइनस में ज़्यादा दिख रहा है तो प्लस वाला देखिए 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 4,20,000, 4,70,000, 4,80,000, 4,95,000। तो 4,95,000 आपका प्लस में है और माइनस में है आपका 5, 3, 8, 2, 10,20,000। तो 10,20,000 में 4,95,000 माइनस हो जाएगा, तो माइनस में ही बचेगा 0, 0, 0, 5, 5, 10, 9, 1, 10, 2, 12, 2, 8 में 4, 1, 5, 5,25,000 का माइनस में बैलेंस आएगा। और माइनस ज़्यादा इसलिए माइनस में आएगा, तो क्या लिखेंगे कैश आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और लास्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, जिसका हम लोग आंसर करने जा रहे हैं। 19 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, व्हाई आर शेयर होल्डर्स इंटरेस्टेड इन इट। वित्तीय विवरण विश्लेषण से क्या आप क्या समझते हैं और इसमें अंशधारी क्यों रुचि रखते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस is an analysis of financial performance and financial position of business बोल रहा है। इसके अंतर्गत या वित्तीय विश्लेषण
कंपनी के वित्तीय स्थिति तथा वित्तीय अर्जन क्षमता, बोलता है वित्तीय विवरण विश्लेषण के अंतर्गत कंपनी के वित्तीय स्थिति तथा वित्तीय अर्जन क्षमता की जानकारी प्राप्त होती है। बोला शेयर होल्डर्स क्यों जानना चाहता है, शेयर होल्डर्स इसको इसलिए जानना चाहता है, इसका इंपॉर्टेंस लिखना है कि शेयर होल्डर क्यों जानना चाहता है कंपनी के बारे में, इंपॉर्टेंस क्या है। तो पहला नंबर, शेयर होल्डर को टाइम पर डिविडेंड चाहिए ना, टू नो द सिक्योरिटी ऑफ कैपिटल, सिक्योरिटी ऑफ कैपिटल, हर शेयर होल्डर चाहता है कि उसका पूंजी सुरक्षित रहे, पूंजी की सुरक्षा की जानकारी के लिए। नंबर 2, और क्या जानना चाहता है कि पैसा उसका सुरक्षित रहे। दूसरा ये जानना चाहता है कि उसको टू गेट डिविडेंड ऑन टाइम, उसे लाभांश मिले समय पर, उसे समय पर लाभांश प्राप्त हो। ये सब बहुत सारे रीज़न है जिसके कारण शेयर होल्डर जानना चाहता है कंपनी के फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को या फिनेंशियल परफॉर्मेंस को। पहला, उसका पूंजी सुरक्षित रहे। दूसरा, उसको समय पर लाभांश मिले। तीसरा है कि कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में जानना चाहता है, कंपनी ग्रो कर रही है या डिक्लाइन कर रही है। चौथा, ये शेयर होल्डर चाहता है जो भी व्यक्ति पैसा लगाया है कि उसका पैसा ग्रो करे, आगे बढ़े। सिर्फ पता चला 50,000 रुपये हर साल हमारा कंपनी कमा के दे रहा है तो फ़ायदा नहीं है। कंपनी के फ्यूचर ट्रेंड के बारे में जानना चाहता है, भविष्य में कंपनी कहाँ जा रही है, कितना प्रॉफिट कमा रही है। ये सब अगर जानना है तो उसके लिए फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करवाना चाहता है एक शेयर होल्डर्स। तो ये हम लोग का थर्ड सेट, अकाउंट्स का थर्ड सेट का पूरा सॉल्यूशन क्लियर हो गया। अब लोग फोर्थ सेट का देखेंगे सॉल्यूशन। इसको लिख लीजिए।